नमस्कार दोस्तों, देवव्रत नॉलेज विला में आप सभी का स्वागत और अभिवादन। आप देख रहे हैं ऑपरेटिंग सिस्टम की हिंदी वीडियो सीरीज और सीख रहे हैं बेसिक्स ऑफ ओएस। आज का हमारा टॉपिक है मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। चलिए देख लेते हैं पहले स्ट्रक्चर कैसा है मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का। आज से पहले दोस्तों हमने मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम डिस्कस किया था। अभी तक दोस्तों अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो प्लीज़ एक बार यहाँ पर टॉप राइट कॉर्नर पर दिए गए आई बटन पर क्लिक करके आप वो वीडियो देख लीजिए ताकि आपको मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम अच्छे से समझ में आ पाए। चलिए देखते हैं क्या डिफरेंस है स्ट्रक्चर में। तो मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम जो था उनमें हम सिर्फ एक प्रोसेसर यूज़ कर रहे थे, लेकिन मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में हम एक से ज़्यादा प्रोसेसर यूज़ करेंगे, जो कि एक इन दोनों में एक की डिफरेंस है और यही की डिफरेंस उनके परफॉर्मेंस और एफिशिएंसी में सबसे ज़्यादा अहमियत भरा रोल प्ले करेगा। चलिए देखते हैं आगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ मल्टी प्रोसेसिंग सिस्टम। सो हियर हम ऐसा कह सकते हैं कि वी कैन एग्जीक्यूट मोर प्रोसेस एट अ सेम टाइम, यानी कि एक ही समय पर हम एक से ज़्यादा प्रोसेस को एग्जीक्यूट कर पाएंगे। जी हाँ दोस्तों, इससे पहले हमने डिस्कस किया था कि एक टाइम पर एक प्रोसेसर सिर्फ एक ही प्रोसेस को एग्जीक्यूट कर सकता है, यानी कि कोई भी प्रोसेसर एट ए टाइम एक ही प्रोसेस को एग्जीक्यूट कर पाता है। पर अगर दोस्तों हम प्रोसेसर की संख्या बढ़ा दें, मान लीजिए कि हम यहाँ पर दो प्रोसेसर लगा रखे हैं, तो दो प्रोसेसर लगाने का फ़ायदा क्या होगा दोस्तों कि हमें यहाँ पर ये मुनाफा मिलेगा कि दो प्रोसेसर से हम एट ए टाइम यानी कि एक ही समय पर दो प्रोसेस को एग्जीक्यूट कर पाएंगे। ठीक है, और आगे देखते हैं सिमेट्रिक एंड एसिमेट्रिक आर्किटेक्चर दोस्तों। तो सिमेट्रिक आर्किटेक्चर में ऐसा होता है कि सभी प्रोसेसर, जितने भी प्रोसेसर हम लगा लें 2, 4, 8, सभी प्रोसेसर का जो रोल और फंक्शनलिटी है, यानी कि उनको क्या काम करना है वो कॉमन रहता है सभी के बीच में। लेकिन ये दूसरा जो है एसिमेट्रिक अप्रोच, इसमें मास्टर स्लीव अप्रोच यूज़ होता है, यानी कि एक मास्टर प्रोसेसर होता है। मान लीजिए कि मास्टर प्रोसेसर डिसाइड कर रहा है कि बाकी के प्रोसेसर को क्या काम करना है, कब करना है, कैसे करना है, सभी कंट्रोल्स यहाँ पर मास्टर के हाथ में रहता है। और बाकी प्रोसेसर्स जो होते हैं वो इतने पावरफुल नहीं रहते जितना कि मास्टर प्रोसेसर रहता है। और एक ऐसी बात भी अगर आप दूसरे तरीके से देखें तो मान लीजिए कि सभी प्रोसेसर को आप उनके फंक्शन के मुताबिक अलग अलग रोल दे सकते हैं। मान लीजिए कि एक प्रोसेसर को आपने दिया कि वो इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को हैंडल करे, यानी कि आईओ डिवाइसेस से डील करे, कि वो बाहर से जो भी इनपुट यूज़र दे रहा है वो इनपुट ले और प्रोसेसिंग ख़त्म होने के बाद जो भी आउटपुट यूज़र को देना है वो आउटपुट दे। तो एक प्रोसेसर को आप आईओ डिवाइसेस के लिए लगा सकते हैं और बाकी के प्रोसेसर को आप प्रोसेसिंग के लिए लगा सकते हैं, कि बाकी के जो प्रोसेसर है वो सिर्फ प्रोसेसिंग के ऊपर ही ध्यान दे, ताकि प्रोसेसिंग में से उनको कोई डिस्टर्बेंस ना हो और इनपुट आउटपुट से डीलिंग करने के लिए कोई और प्रोसेसर रखा जाए। सो ऐसे कई सारे अप्रोच हम यहाँ पर डिज़ाइन कर सकते हैं मास्टर स्लीव अप्रोच में। थर्ड प्रॉपर्टी दैट इज़ इंक्रीज्ड थ्रूपुट एंड एफिशिएंसी, यानी कि तीसरी बात हम ऐसा कह सकते हैं कि थ्रूपुट और एफिशिएंसी यहाँ पर हमें और ऑपरेटिंग सिस्टम से ज़्यादा मिलेगी। ऐसा क्यों दोस्तों? क्योंकि यहाँ पर हम मल्टीपल प्रोसेस एग्जीक्यूट करवा रहे हैं एक साथ। मान लीजिए कि हम दो प्रोसेसर लगा रखे हैं, तो एट ए टाइम हम दो प्रोसेस को एग्जीक्यूट कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है सिस्टम के ओवरऑल परफॉर्मेंस और एफिशिएंसी में जाकर ये कहीं ना कहीं इफ़ेक्ट करेगा, यानी कि हमारा परफॉर्मेंस और एफिशिएंसी जो है वो काफ़ी हद तक यहाँ पर बढ़ जाएगा। और वन मोर थिंग, रिलायबिलिटी और अनदर नेम दैट इज़ ग्रेसफुल डिग्रेडेशन। मान लीजिए कि अगर कभी ऐसी सिचुएशन आई कि मान लीजिए कोई एक प्रोसेसर यहाँ पर फेल हो जाता है वर्किंग कॉन्फ़िगरेशन में से, तो बाकी के जो प्रोसेसर है वो अपना काम चालू रखेंगे, यानी कि जो सिस्टम का जो काम है वो बंद नहीं होने वाला। एक प्रोसेसर के फेलियर से सिस्टम के काम में इफ़ेक्ट पड़ेगी, परफॉर्मेंस थोड़ा सा डाउन होगा लेकिन काम बंद नहीं होगा। तो इनको हम बोल सकते हैं ग्रेसफुल डिग्रेडेशन और बेटर रिलायबिलिटी। अनदर थिंग दैट इज़ कॉस्ट सेविंग। जाहिर सी बात है दोस्तों कि अगर आप
अपने जो भी काम है उनके लिए 2 डिफरेंट कंप्यूटर लगाए, उससे अच्छा है कि सिर्फ एक प्रोसेसर बढ़ा दे। अगर आप 2 कंप्यूटर वहाँ पर बढ़ाएंगे तो सेकेंडरी मेमोरी, मेन मेमोरी सभी अलग परचेस करना पड़ेगा, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस भी अलग से परचेस करने पड़ेंगे, मदरबोर्ड लगाना पड़ेगा, सिस्टम बसेस लगानी पड़ेगी, यानी कि जो भी हार्डवेयर डिवाइसेस है वो आपको 2 बार परचेस करने पड़ेंगे और पूरे का पूरा सिस्टम आपको लगाना रहता है, तो वो कॉस्ट आपका डबल हो जाता है। लेकिन 2 सिस्टम लगाने के बजाय आप सिर्फ एक प्रोसेसर बढ़ा दे तो भी आपका परफॉर्मेंस बढ़ सकता है। यानी कि दूसरी जो चीज़ें हैं, दूसरे जो हार्डवेयर से वो अलग से परचेस करने की ज़रूरत नहीं रहती। यहाँ पर दोनों प्रोसेसर के लिए हम कॉमन मेमोरी, कॉमन आईओ डिवाइसेस, कॉमन बसेस, वो सब कुछ कॉमन यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं, ताकि 2 सिस्टम परचेस करने के कॉस्ट को छोड़कर हम एक ही सिस्टम के कॉस्ट पर सिर्फ दूसरा प्रोसेसर परचेस करके कॉस्ट घटाकर हमारा काम बढ़ा सकते हैं। और कुछ लिमिटेशन भी है इस सिस्टम की, चलिए देख लेते हैं। लार्ज मेन मेमोरी, जी हाँ दोस्तों, जैसे कि हम बात कर रहे थे कॉस्ट सेविंग की, तो जो वहीं हमारी पुरानी वाली मेमोरी थी उन पर हम अगर मल्टी प्रोसेसिंग चलाएंगे तो थोड़ी दिक्कत होगी। यानी कि मेमोरी जो है कॉमन है, दोनों प्रोसेसर के बीच शेयर होगी, सभी चीज़ें दोनों प्रोसेसर के बीच शेयर होगी, यानी कि हमें मेन मेमोरी जो है वो काफ़ी हद तक बढ़ानी होगी मल्टी प्रोसेसिंग के लिए। दूसरी चीज़ मोर कॉम्प्लेक्सिटी, यानी कि पिछली बार भी हमने देखा था मल्टीटास्किंग में हमें शेड्यूलिंग के लिए कौन सी प्रोसेस नेक्स्ट एग्जीक्यूट होगी, कब होगी, वो डिसाइड करने के लिए एल्गोरिथम्स और मेथड्स डिज़ाइन करनी पड़ती है। उसी तरह यहाँ पर तो दोस्तों एक से ज़्यादा प्रोसेसर है तो और भी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाएगी। कौन सा प्रोसेसर क्या रोल प्ले करेगा उसके लिए भी हमें जो भी फंक्शनलिटीज़, एल्गोरिथम्स और मेथड्स है वो डिज़ाइन करनी पड़ेगी, यानी कि कॉम्प्लेक्सिटी जो है सिस्टम की वो काफ़ी हद तक बढ़ जाएगी। ओवरहेड एंड कपलिंग, ओवरहेड एंड कपलिंग क्या है दोस्तों? मान लीजिए कि आप सिस्टम में से कोई प्रिंट आउट निकालना चाहते हैं और उसी समय कोई और भी प्रिंट आउट निकालना चाहे तो ये पॉसिबल है? जी नहीं दोस्तों, एट ए टाइम एक ही पर्सन प्रिंट आउट निकाल सकता है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं है कि अगर आप 4 प्रोसेसर लगा दे तो एट ए टाइम 4 प्रिंट आउट आप एट ए टाइम निकाल सकेंगे। वो तो वही दोस्तों एक के बाद दूसरा प्रिंट आउट निकाल सकेगा। यानी कि जो आईओ डिवाइसेस है, मेमोरीज है, सिस्टम बसेस है, वो सब कुछ जो है वो कॉमन है दोनों प्रोसेसर के बीच में। यानी कि अगर एक प्रोसेसर कोई मेमोरी या आईओ डिवाइसेस का यूज़ कर रहा है तो दूसरे प्रोसेसर को वो आईओ डिवाइसेस या मेमोरी के लिए वेट करना पड़ेगा। यानी कि यहाँ पर थोड़ा सा ओवरहेड और कपलिंग बढ़ेगा। ठीक है दोस्तों, तो ये जो सारी चीज़ें थी ये लिमिटेशन थी मल्टी प्रोसेसिंग सिस्टम की। पर मेरे हिसाब से तो ये मल्टी प्रोसेसिंग सिस्टम काफ़ी हद तक पावरफुल ऑपरेटिंग सिस्टम है और आजकल दोस्तों इसी प्रोसेसिंग सिस्टम का रियल लाइफ में भी लोग यूज़ कर रहे हैं। चलिए एक बार मैं आपको ये भी बता दूं कि आजकल दोस्तों i3, i5 और i7 प्रोसेसर लोग यूज़ कर रहे हैं। अगर आप डिटेल में पढ़ना चाहे तो कोई भी रेप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन, मान लीजिए कि इंटेल का प्रोसेसर आप ले लें, इंटेल की वेबसाइट पर जाके कोई भी 2-3 प्रोसेसर सिलेक्ट करें और उनको कंपेयर करें, ताकि आप डिटेल में समझ पाएंगे कि प्रोसेसर कैसे वर्क करते हैं, क्या डिफरेंट फंक्शनलिटीज़ है। अभी तो आप दोस्तों सिर्फ इतना ही समझ लीजिए, मान लीजिए कि यहाँ पर मैं 2 प्रोसेसर लेता हूँ तो इनको मैं बोलूँगा ड्यूल कोर, अगर 4 प्रोसेसर लेता हूँ तो उनको मैं बोलूँगा क्वाड कोर। उसी तरह नेक्स्ट जनरेशन प्रोसेसर में दिन ब दिन आती जाती रहती है और आप अभी के लेटेस्ट कॉन्फ़िगरेशन वाला प्रोसेसर भी सर्च करके समझ सकते हैं। चलिए एक बार कंपेयर कर लेते हैं मल्टी प्रोसेसिंग सिस्टम को मल्टीटास्किंग से। तो मल्टीटास्किंग में दोस्तों राउंड रॉबिन का यूज़ होता था और एट ए टाइम एक ही प्रोसेस एग्जीक्यूट हो पाती थी, लेकिन यहाँ पर दोस्तों हम मोर देन 1 प्रोसेस जो है वो एट ए टाइम यूज़ कर पा रहे हैं। उसी तरह वहाँ पर जो था वो रिस्पॉन्स टाइम काफ़ी अच्छा था। यहाँ पर हम CPU यूटिलाइजेशन और रिस्पॉन्स टाइम तो इंक्रीज़ कर रहे हैं और अपनी एफिशिएंसी और थ्रूपुट भी बढ़ा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर हमने प्रोसेसर की स्ट्रेंथ बढ़ा दी है। उसी तरह एक एडिशनल प्रॉपर्टीज़ हमें मिली है जो कि रिलायबिलिटी की, यानी कि अगर एक प्रोसेसर फेल होता है तो दूसरे प्रोसेसर काम करते रहते हैं, जो कि ये मल्टी प्रोसेसिंग सिस्टम का बहुत बड़ा एडवांटेज है। और एक दोस्तों है जो कि है कॉस्ट सेविंग, यानी कि काफ़ी कम कॉस्ट पर हम अपना
थ्रूपुट और एफिशिएंसी बढ़ा रहे हैं। तो ये सारे जो है एडवांटेजेस है मल्टी प्रोसेसिंग सिस्टम के। आगे की तौर पर हम नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम, इन टाइप की काफ़ी सारी ऑपरेटिंग सिस्टम डिस्कस कर सकते हैं। लेकिन पहले दोस्तों हम सिलेबस के चलते जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है वो डिस्कस करेंगे। अगर उसके बाद टाइम रहता है तो हम आगे और भी ऑपरेटिंग सिस्टम डिस्कस करेंगे। आशा रखता हूँ कि आप समझ पा रहे हैं। देवव्रत नॉलेज विला से जुड़े रहने के लिए आप सभी का आभार, धन्यवाद।